हरे कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एनएसजी फाउंडेशन पर। और आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के अध्ययन के कारणों के बारे में। आखिर क्यों हमें मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए? दोस्तों, मनोविज्ञान वर्तमान में मनोविज्ञान के अगर विकास की बात करें तो मनोविज्ञान का विकास एक आत्मा के विज्ञान के रूप में से लेकर आज सर्वमान्य स्वीकार्य रूप से एक व्यवहार के विज्ञान के रूप में हो चुका है। तो मानव के व्यवहार के अध्ययन के करने वाले जो विज्ञान है उसके रूप में हम मनोविज्ञान को जानते हैं। तो आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि आखिर हमें मनोविज्ञान के अध्ययन की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, या फिर हमें मनोविज्ञान का अध्ययन करके किस प्रकार की चीज़ें, किस प्रकार की जानकारी, किस प्रकार की वह ज्ञान जिससे हम हमारे जीवन को और बेहतर कर सकें वो सीखने को मिलता है। दोस्तों, हम कोई भी चीज़ तब करना चाहते हैं या तब सीखना चाहते हैं जब उसका कोई ना कोई उपयोग हमारे जीवन में होता है। दोस्तों, इसी प्रकार से मनोविज्ञान और ख़ास तौर से शिक्षा मनोविज्ञान, दोस्तों मनोविज्ञान की कई सारी शाखाएं हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम आने वाली विभिन्न शाखाएं हैं, अपराध के क्षेत्र में काम आने वाली विभिन्न शाखाएं हैं। इसी तरह से मनोविज्ञान जब से एक पृथक विषय के रूप में विकसित हुआ है तब से लेके आज तक मनोविज्ञान निरंतर अपना विकास करता जा रहा है। और इसकी विभिन्न शाखाओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण जो शाखा है जो है एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा ही वह साधन है जो समाज को उसके जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करके देती है, समाज को उसके जिम्मेदार नागरिकों को सौंपती है। तो समाज अपने लिए जिम्मेदार नागरिक तैयार कर सके, इसके लिए उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था में जुड़े हुए शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी, उन सभी का इस मनोविज्ञान से परिचित होना बहुत जरूरी है। खासतौर से जिन पर शिक्षा व्यवस्था का पूरा दारोमदार होता है, यानी कि शिक्षक, उनके लिए बालकों का व्यवहार, बालकों को समझना, बालकों का विकास, यानी कि बालक का विकास किस प्रकार से होता है, किस उम्र के बालकों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए, विद्यालय में किस कक्षा के बालक को किस विधि से पढ़ाया जाए, किस विषय को किस विधि से पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें, किस वातावरण में बालकों को उपयुक्त ज्ञान दिया जा सकेगा, विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं रखने वाले, व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले बालकों को समावेश करते हुए एक समावेशी शिक्षा का जो वातावरण है वो किस प्रकार से तैयार किया जाए, आदि अनेकानेक तथ्यों पर, अनेकानेक प्रश्नों पर जो जवाब है वे हमें मिलते हैं मनोविज्ञान से, शिक्षा मनोविज्ञान से। और हम बात करें हमारे घर के वातावरण की तो हम देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं, उनकी परवरिश किस प्रकार से की जाए। कुछ बड़े होने पर किशोर अवस्था जब बालकों की आ जाती है उस समय जो उनके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, उनके होने वाले मानसिक और शारीरिक जो बदलाव होते हैं, उन सभी को किस प्रकार से हम डील करें, किस प्रकार से उन्हें सटीक जानकारी दे पाएँ जिससे कि उनका जीवन एक सही दिशा की ओर मुड़ सके। दोस्तों, किसी को भी कुछ साझा करने से पहले, कुछ जानकारी देने से पहले, शिक्षक जब विद्यार्थियों को कोई जानकारी देता है तो उसके लिए जरूरी है कि वह स्वयं उस जानकारी को ग्रहण कर सके और वह जानकारी उसके पास में हो, तभी जाकर के वो जानकारी वह व्यक्ति आने वाले जो पीढ़ी है उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो इसी चीज़ में हम बात करेंगे कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है और क्यों हमें एजुकेशन साइकोलॉजी का अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसमें सबसे पहले जो बात आती है वो बात आती है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं एक बालक के बहुत ही शुरुआती लेवल से और आगे बढ़ते हुए विकास के बारे में। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे बालक के अंतर्गत क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे उसका विकास होता है और उस विकास की अवस्था में उसे किस अवस्था में किस प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, शिक्षक का व्यवहार किस उम्र के बालक के साथ में किस तरह का होना चाहिए, अभिभावकों को अपने बढ़ती उम्र के बालकों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उन्हें कब किस तरह की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, कैसा मार्गदर्शन उन्हें दिया जाना चाहिए, ये सारी बातें एजुकेशनल साइकोलॉजी की विषय वस्तु के रूप में आती है। और इसी कारण से हमारे जीवन में एजुकेशनल साइकोलॉजी महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, हम हमारे चारों ओर के वातावरण में देखते हैं कि बहुत से बच्चे, माँ बाप की अधिकतर ये शिकायत होती है कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं, शाम को दूध नहीं पीते हैं, बालक ऐसी चीज़ खेलने कूदने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ने में बालकों का मन नहीं लगता है। बालकों की शिकायत रहती है कि माँ बाप उनको समझ नहीं पाते, उनसे वो जो कहना चाहते हैं वो खुल करके अपनी बातें नहीं कह पाते। शिक्षक
को एक जो या कहें समस्यात्मक जो बालक होता है, जो उनकी क्लास में परेशान करता है शिक्षक को पढ़ाते समय, उस बालक को कैसे हैंडल किया जाए। कोई ऐसा बालक है जो जिसकी बुद्धि लब्धि बहुत अधिक है, वो जल्दी से जल्दी चीज़ों को समझ जाता है, जिन्हें हम सामान्य भाषा में इंटेलिजेंट या होशियार बच्चे कहते हैं, वो किस प्रकार से अध्यापन के कार्य में बाधक बन जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनकी IQ कम है, सामान्य से कम है, वो कक्षा की गति के साथ में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, तो उन्हें किस तरह से समावेश करते हुए अध्यापन क्या करवाया जाए। तो बेसिकली एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो अध्यापक और विद्यार्थी के बीच का व्यवहार, अभिभावक और उनके संतान के बीच का व्यवहार, यानी कि जो ये लर्नर और टीचर और लर्नर, पेरेंट्स एंड देयर चाइल्ड, इनके बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन किस प्रकार से मजबूत हो सकता है। और दोस्तों, जहाँ मनोविज्ञान संपूर्ण मानव के व्यवहार की बात करता है, मानव के संपूर्ण व्यवहार की बात करता है, वहीं शिक्षा मनोविज्ञान एक बालक और बालक से जुड़े हुए उसके चारों ओर के वातावरण से बालक की अंत्यक्रिया के बारे में बात करता है। तो हम विशेष तौर पे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हम बालक का उसके समाज से, उसके चारों ओर के वातावरण से, जिसमें शिक्षक, परिवार, समाज, अध्यापक, अभिभावक और उसका जो पीयर ग्रुप है, उसका जो समूह है, उनसे उसका किस प्रकार से इंटरेक्शन होना चाहिए, किस प्रकार से वह अपने विचारों का आदान प्रदान करे, किस प्रकार से वह अपनी संस्कृति में घुले मिले, किस प्रकार से उसका विकास हो और किस प्रकार से वो अपने व्यक्तित्व का एक सर्वांगीण विकास करके समाज का एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में एक एक बिंदु को लेते हुए, जो अगला वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के बारे में। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा किस प्रकार से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, अभिप्रेरणा के क्या प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और आपके अगर कोई सुझाव हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।